ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वैद्य दीपक जी। आइए उनसे बात करते हैं दिल के बारे में। वैद्य जी, जैसा कि जब हमें हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम ये माना जाता है कि जो हार्ट है उसकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती है। एलोपैथी में उसका कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट है नहीं, सिर्फ बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी कर दी जाती है, और वो भी बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर हमारी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं और फिर से वही प्रॉब्लम। लेकिन आयुर्वेद में क्या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है, और अगर है तो क्या है? ऋचा जी, सबसे पहले हमें अपने खान पान पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग बाईपास करवाने के बाद सोचते हैं कि हमारी समस्या का तो समाधान हो गया, फिर दोबारा से सिगरेट, शराब, मांस, मदिरा पे शुरू हो गए, जबकि गलत है। ये बहुत छोटे टाइम के लिए हमको एक नोटिस मिला, उसको तामील करके हमें सुरक्षित रहना चाहिए। यदि हम तला भुना खाएंगे तो दिक्कत दोबारा से आएगी। अगर हम इन चीज़ों से बचेंगे तो हमारी ये शिकायतें दूर होंगी। कुछ आर्टरीज 30 to 40% चौक हो जाती हैं, तो उसमें हमने देखा कि अर्जुन का प्रयोग, अर्जुन चूर्ण 10 ग्राम हम रोज़ दूध में, चाय में या पानी में पका के लें। दूध गाय का होना चाहिए, मलाई उतरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा अच्छा हो कि हम पानी में पका के लें। और इसको दिन में 2 बार नियमित रूप से सेवन करें तो हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो जमा हुआ टीजी होती है उसमें बहुत फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि रोज़ उसको उबालें, छानें, पिएं, आधा पौना घंटा उसमें वेस्ट करें या लगाएं। वेस्ट तो नहीं कह सकते, लगाएं। तो हम इसका घन भी बनाते हैं। अर्जुन की चूर्ण की मात्रा ली, हमने पानी में इसको खूब उबाल लिया। जब छाल का सारा अंश पानी में आ गया, उसको उतार लिया, छान लिया। छान करके उस पानी को दोबारा से कंसंट्रेट किया हल्की आंच पे, पानी उड़ गया, नीचे उसका सत्व, घन सत्व रह गया, और उसकी गोली बनाते हैं। ये प्रयोग आप लोग भी कर सकते हैं, अपने घर में भी बना सकते हैं। यदि दिक्कत है तो आप हमारे से भी ले सकते हैं, या किसी अन्य फार्मेसी, विश्वसनीय जो फार्मेसी हो वहाँ से ले सकते हैं। उसकी 2-2 गोली अगर आप सुबह शाम लें तो ये दिक्कतें आपकी नहीं होंगी। उसके साथ हम लोग साथ में एक दवाई है जवाहर मोरा, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, मूंगा, मोती इत्यादि इसके अंदर पड़ती हैं। दिल की ताकत के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, हर आदमी इतनी महंगी दवाई कई बार नहीं खरीद पाता, तो हम लोग इसका एक छोटा जवाहर मोरा होलदिल नाम से भी बनाते हैं, और मैंने देखा कि इसका कार्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सस्ता और बहुत ज़्यादा कार्य करने वाला अच्छा। इसके अंदर मोती, शुक्ति, परवाल, रसिंदूर, अकीक और अर्जुन के चूर्ण की भावना। इसको लेते रहने से हमारे हृदय की जो कोशिकाएं हैं, मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं और आर्टरीज चौक होने का कार्य रुक जाता है। अगर इसको हम नियमित कुछ समय लें तो हमको इन दिक्कतों से बच सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी की, और दिल की जो बीमारियां हैं उनका खास कारण आपने तनाव भी बताया हमें। तो एक छोटे से बच्चे को भी ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी कई बार दी जाती है, जबकि वो तनाव मुक्त होता है, तो उसका क्या कारण होता है? जंक फूड या तला हुआ बहुत ज़्यादा खाना, या किसी दवाई का ऐसा साइड इफ़ेक्ट। बहुत से लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ज़रूरत से ज़्यादा बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप केमिस्ट से लेकर के बच्चों को खिलाने लगते हैं। जुकाम हुआ तो मॉक्स ले ले, खांसी हुई तो ये ले ले, उसका लीवर पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। और एंटीबायोटिक कम से कम दी जाएँ, कम से कम मात्रा में दी जाएँ, तभी फ़ायदा करती हैं। हैवी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। और कुछ लोग खुद ही अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। तो लीवर जब हमारा अफेक्टेड होता है, उसके लीवर फंक्शन अफेक्टेड होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल निश्चित रूप से असर डालेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी हमारा लीवर एंजाइम्स है। तो सबसे पहले दवाई, जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज ना हो उसके लिए हमें बचना चाहिए, और डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए, जिससे कि उसका कोई दुष्परिणाम ना हो। और तला भुना कभी कभार लेने के लिए अच्छा, रेगुलर वे में ना लें। इन चीज़ों से बचें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। वैद्य जी, एक और बीमारी काफ़ी सुनने में आती है जिसे हम कहते हैं कि दिल में छेद। कुछ लोगों को बचपन से होता है, कुछ लोगों को बाद में हो जाता है। तो ये कैसी बीमारी है और क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है?
हमारे हार्ट में वाल्व होते हैं, जब कोई वाल्व काम नहीं करता तब बोलते हैं कि दिल में छेद है। इसके लिए जो मैंने आपको अभी प्रयोग बताए, अर्जुन का, जवाहर मोरा का, होल दिल का, इसके प्रयोग से हम लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिफाइंड ऑयल्स हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये दिल के लिए बहुत अच्छे हैं ताकि हमारे दिल पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो। और पुराने ज़माने में माना जाता था कि कहीं ना कहीं सरसों का तेल अच्छा होता है दिल के लिए, और आज के टाइम में कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और कैसी कैसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए ताकि हम स्वस्थ खा भी सकें और अपने दिल को स्वस्थ भी रख सकें? पहले लोग मोटा पहनते थे और मोटा खाते थे, उसका मतलब यही था कि मोटा खाना, यानी कि सरसों का तेल मोटा है, स्वस्थ रहते थे। रही बात रिफाइंड की, अब इसके हैजर्ड्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। हम केमिकल डाल करके इसका फैट रिमूव करते हैं, लेकिन केमिकल की मात्रा कहीं ना कहीं उसके अंदर रहती है। आपने देखा होगा कि गाय का घी या भैंस का घी या देसी घी जो भी हमारे पास उपलब्ध है, उसमें बना हुआ सामान, मट्ठी वगैरह, पूड़ी वगैरह, 1-2 दिन बहुत कोई नुकसान नहीं करती, उसमें बू नहीं आती। लेकिन रिफाइंड की बनी हुई चीज़ 1-2 दिन के अंदर ही एक अजीब सी हीक आने लगती है। तो मैं इतना कहूँगा, यदि फिजिकल वर्क करते रहें, खाने में हम संयम बरतते रहें, तो हमें रिफाइंड की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिफाइंड के अब हैजर्ड्स लोगों को दिख रहे हैं। सबसे अच्छा घी या सरसों का तेल है, बशर्ते उसमें मिलावट ना हो। तो पुरानी परिपाटी आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब थी और कल भी कामयाब रहेगी। इसलिए मैं आपसे सभी से कहूँगा कि ऐसी स्थिति ना आए, या ना आने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिफाइंड के ऊपर या दवाइयों के ऊपर रहें। अगर हम दिनचर्या नियमित रखेंगे, इन चीज़ों से बचेंगे, रिफाइंड कोई मैं अपनी तरफ से अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में केमिकल हमारे शरीर में उसके साथ भी जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। और अगर स्वस्थ रहना है तो दिल को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि दिल होना चाहिए जवान उम्र चिकी रखे। एनीवेज, आगे भी कुछ थोड़ी सी बातचीत और करेंगे वैद जी से, लेकिन उससे पहले प्रतिभा कंसल जी हम सभी के बीच हैं। आइए जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका वैद जी के साथ। तो वैद जी, आपकी प्रतिभा हमारे साथ है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम प्रतिभा कंसल है, मैं बिजनौर में रहती हूँ, और मुझे 2010 में ये कैंसर का पता चला, तो मैंने इलाज के लिए दिल्ली राजीव गांधी में गई, वहाँ ऑपरेशन कराया और अपना पूरा ट्रीटमेंट कराया। सितंबर 2010 में जब ये डायग्नोस हुआ मिसिस को कि इनको कैंसर है, तो ये समझिए कि पैरों तले ज़मीन निकल गई। एकदम ये लगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि हमको एक ऐसा माध्यम मिलता चला गया कि हमें राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए हमने सबसे पहले वहाँ अप्रोच किया। 2011 में हमारा ट्रीटमेंट जैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारा संपर्क वैद दीपक कुमार जी से हुआ, जिन्होंने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया। पहली बार में वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने इनको ऐसा आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए और आप 100% श्योर एंड सर्टेन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैद जी हमारे यहाँ आए थे, तो पहली बार ही हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने मेरे से कुछ बातें की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छा इलाज दूंगा और उससे तुम बिल्कुल ठीक रहो। फिर हम उनसे मेडिसिन ली, उनसे लगातार उनके संपर्क में रहे, और आज ये स्थिति है कि हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। मिसेस को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। बीच बीच में जब भी कोई हमारे पूछना भी होता है तो हम बाई फ़ोन भी जब भी उनसे पूछते हैं तो वो एकदम रिस्पॉन्स देते हैं, और उसका नतीजा ये है कि हम बिल्कुल ऐसे बेटर फील कर रही हैं और किसी तरह की अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा इलाज दिया और अभी मैं उनका भी इलाज ले रही हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वैद जी, प्रतिभा कंसल जी हैं बिजनौर से, इनसे हमारी टीम ने बात की और बहुत कुछ जाना और बहुत ही शुक्रिया अदा इन्होंने आपका किया। तो आप हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी इनको, किस तरह से आपने इनको ट्रीटमेंट दिया? इनको ब्रेस्ट कैंसर था। इन्होंने कीमोथेरेपी भी ली थी और रेडियो भी ली थी। उसके बाद इनका शरीर काफ़ी वीक हो गया था और एक तरह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। शरीर का ओज वायु ख़त्म हो गई थी, घबराहट मन में थी, डिप्रेशन ज़्यादा था। आगे क्या होगा? मेरी मुलाकात हुई, मेरे पास आए,
तो मैंने इनसे कहा कि आप सबसे पहले अपना आत्मबल बनाएं, क्योंकि आत्मबल के द्वारा हम बड़ी से बड़ी लड़ाइयों से जीत सकते हैं। मैंने इनको 2 चीज़ मुख्यतः स्वर्ण भस्म और हीरक भस्म इनको प्रयोग कराई, और उन्हीं का ये परिणाम है आज इनके शरीर में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो इनकी टेस्टिंग रिपोर्ट है बिल्कुल सही आ रही हैं, और भगवान के आशीर्वाद से और हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज ये स्वस्थ हैं। मैंने इनको और इनके हस्बैंड को दोनों को कहा था, आप सब कुछ छोड़ देना, एक बार को दवाई छोड़ देना, लेकिन सुबह घूमना ना छोड़ना। और उसी का परिणाम है कि आज ये बिल्कुल निरोगी है। आपने और इनको क्या क्या ट्रीटमेंट्स दिए? और एक सवाल और है मेरे पास, जैसे कई बार क्या होता है एकदम से किसी को पता चलता है कि उनको कैंसर है, अगर वो एलोपैथी या फिर कीमोथेरेपीज, रेडियोथेरेपीज ना लेकर सीधा आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेता है, तो कितना इफेक्टिव है ये? इसमें 2 प्रश्न हो गए ऋचा जी। एक, हमने क्या क्या दवाई दी। मैंने एक तो आपको बताया कि मैंने इनको स्वर्ण और हीरक का प्रयोग करवाया। दूसरा, मैं इस तरह के मरीजों को नीम का घन और गिलोय का घन ये बहुत प्रयोग कराता हूँ। इसके प्रयोग से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। नीम के घन में हमने नीम का हरी पत्ती ली, उनको कूटा और एक कढ़ाई में पानी डाल करके उनको उबाल करके सारा अंश पानी में आ गया, उसको छान करके उसकी हमने गोलियां बनाई। और इनको इसी प्रकार गिलोय का घन हम इसी तरह तैयार करते हैं। गिलोय अमृता भी इसको कहा गया है। इसकी क्या कहानी रही मैंने आपको पहले बताया भी था कि इसको अमृता क्यों कहते हैं। इसमें कोई गुण ऐसा नहीं है जो इसमें ना पाया गया हो। दूसरा, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो इससे हम दूर ना कर सकें। और मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से आपको ये कह सकता हूँ कि जहाँ कोई दवाई काम ना करे, गिलोय काम करती है। और आज की डेट में नीम के ऊपर पूरा विदेश, वेस्टर्न और अमेरिका बहुत दीवाना है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा है। वो बात अलग है कि वो रिसर्च हमारे यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन हम उसको मानते नहीं। जैसा मैंने पहले कहा कि योग हमने तब एक्सेप्ट किया जब अमेरिका से योगा बन के आया, इसी प्रकार हम नीम को और गिलोय को तब मानेंगे जब वहाँ से कुछ नीम की जगह नीमा बन के आएगा। और नीम और गिलोय इनको मैंने प्रयोग करवाया, और इसके प्रयोग से हमारे शरीर के अंदर छोटी मोटी बीमारियां या छोटे मोटे जर्म्स या छोटे मोटे गलत बैक्टीरियाज वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा पहले लोग अपनी चौखट पर, बिस्तर पर नीम के पत्ते डालते थे जिससे कोई बीमारी ना आए, ख़ास तौर से गर्मियों में। और हम अपनी पुरानी परिपाटी बनाए रखें तो यही बहुत है, नई रिसर्च तो बहुत आगे की बात है। तो ये मैंने इनको प्रयोग करवाया, ट्रीटमेंट्स दिए। मेरा दूसरा सवाल अभी बाकी है। हाँ, दूसरा प्रश्न आपने किया था कि अगर किसी को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, वो एलोपैथी ट्रीटमेंट्स ना लेकर जैसे कि कीमोथेरेपीज, रेडियोथेरेपी, सीधा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले तो कितना इफेक्टिव है? एलोपैथिक में इसका कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। या तो ऑपरेशन है, या कीमोथेरेपी है, या रेडियोथेरेपी है। और कीमोथेरेपी में मैं और रेडियोथेरेपी में सेकंड स्टेज तक तो ये कवर करती हैं। आयुर्वेदिक की भी मैं कह सकता हूँ कि सेकंड स्टेज तक अच्छी कवर करती हैं। लेकिन उसके बाद कीमोथेरेपी के लिए मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आदमी तन से, मन से और धन से, तीनों से लुटता है और लास्ट में कुछ नहीं बचता। आयुर्वेदिक के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि वो लुटता नहीं, कम से कम साइड इफेक्ट से बचता है। रेडियोथेरेपी में उसका पूरा शरीर बर्न होता है, पूरा शरीर जलता है, और हमारे शरीर में जरा सी अगर आग लगे तो हमें बहुत दुख होता है। और जो झेलता है उसकी दिक्कतें तो सिर्फ उसी को मालूम है कि किस तरह झेलता है। और फिर भी मैं कहूँगा कि सेकंड स्टेज के बाद कोई बहुत रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। आज हमने आपको बताया किस तरह से आप अपने दिल को जवान और स्वस्थ रख सकते हैं। आगे भी कुछ नई जानकारियों के साथ आपके पास लौटेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है
फिलहाल इजाजत दीजिए, लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।